जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण का पहला लेसन, पहला पार्ट, भाषा, लिपि, व्याकरण। भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान। भाषा, जब हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का दूसरा नाम कथित भाषा भी होता है। कथित यानी कही हुई भाषा। अब मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, यह मौखिक भाषा होती है। बोलकर, सुनकर, बोली हुई बात को हम अच्छे से सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर, पढ़कर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद ही वह आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लिखी हुई बात को, लिखे हुए विचारों को हम पढ़कर ही ग्रहण कर सकते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। ये हो गए भाषा के मुख्य रूप। भाषा के विविध रूप भी होते हैं, अनेक। जैसे मातृभाषा। मातृ शब्द का अर्थ होता है माँ, अर्थात परिवार से सीखी गई भाषा। माँ अथवा परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। माना जाए, बच्चा यदि अंग्रेजी भाषी परिवार में पैदा होता है तो वह अंग्रेजी बोलना ही सीखता है। यदि वह हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेता है तो बच्चा हिंदी बोलना सीखता है, तो वही बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा। संकेतों द्वारा समझाई गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारों के द्वारा समझाई गई भाषा। ऐसे करके बुलाना, रुकना, ये इस प्रकार हम हाथ करते तो रुकने का संदेश देते हैं। जिस प्रकार पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक को आने जाने का संकेत करते हैं, ऐसे करके रुकने का, चलने का, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में एक मुख्य बात होती है कि हम उसको भाषा का भेद नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह अस्पष्ट भाषा होती है। क्योंकि इशारों के द्वारा हो सकता है सामने वाला उस इशारे को क्या समझे, तो इसलिए उसे अस्पष्ट भाषा माना गया है और उसको भाषा के भेदों में सम्मिलित नहीं किया गया है। राजभाषा। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा होती है पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा। अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। 70% से अधिक लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, तो यह भारत की राष्ट्रभाषा मान ली गई है। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा होती है दो भिन्न भाषी लोगों के बीच में जो भाषा काम करती है। दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग जिस माध्यम के द्वारा अपनी बात समझाते हैं और समझते हैं दूसरे की बात, उसको संपर्क भाषा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, एक हिंदी बोलने वाला है और एक मराठी बोलने वाला है। दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, तो दोनों अपनी बात एक दूसरे तक समझाने के लिए, भेजने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो वह संपर्क भाषा कहलाई जाती है। मानक भाषा होती है, मानक वर्तनी, तो ये हो गई, ये होती है मानक वर्तनी। ये हो गई अमानक वर्तनी। अमानक। मानक भाषा होती है जिसको बहुत से अधिक शिक्षाविद लोग स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, वो होती है मानक वर्तनी। जैसे हिंदी का धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन किया जाता है, उसको सरल रूप में बदला जाता है। ये द है, इसको ऐसे न लिखकर हम ऐसे लिखते हैं जो कि उसका सरल रूप है। धद, ऐसे गए, हम गए ऐसे लिख सकते हैं। सकते क्या लिखते हैं, क्योंकि यही भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है।
उसके बाद बोली, सीमित क्षेत्र में बोली गई भाषा, सीमित क्षेत्र में प्रयोग की गई भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा भी हम इसको कह देते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली, तो वो होती है बोली, जिसमें कोई भी साहित्यिक रचना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसलिए वह बोली होती है। लिपि होती है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तरीका, लिखाई के चिन्हों को भी लिपि कहते हैं। एक ही बात है, हिंदी का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यहाँ से ऐसे, और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि से विकास हुआ है। जो फारसी है, उर्दू की जो लिपि होती है वो फारसी है, उसका विकास खरोष्ठी लिपि से हुआ है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद साहित्य, साहित्य होता है ज्ञान का भंडार। क्या समझे? ज्ञानवर्धक पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें जिनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, उसे कहते हैं हम साहित्य। साहित्य दो प्रकार का होता है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य में कविता, दोहे, सवैये, बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, ये सब सम्मिलित होती हैं गद्य साहित्य में। गद्य और पद्य आप पढ़ते हैं, जैसे कविताएं एक भाग पुस्तक में हमारी कविताओं का होता है और एक गद्य साहित्य का होता है, तो ये होता है साहित्य। व्याकरण, वी जमा आ जमा करण, अनुकरण भी कह सकते हैं। या व्याकरण, जो हम कुछ ही लिखते हैं, दिन प्रतिदिन हम शुद्ध लिखते हैं, बहुत सारी व्याकरण का हम काम करते हैं, वो हम व्याकरण के द्वारा ही संभव कर पाते हैं। यानी शुद्ध लेखन, शुद्ध रूप, भाषा को लिखना और पढ़ना। भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने को लिखना हम किसके द्वारा सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। कहने के लिए यही हमारी पूरी व्याकरण है। यानी व्याकरण ये पूर्ण रूप से इसमें निहित है। वर्ण विचार में हमारे आ जाते हैं वर्ण, वर्णमाला, संधि, ये सब। शब्द में हमारे शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द हम जो भी सीखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विकार्य, अविकार्य, सारे शब्द। पद और शब्द में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। शब्द स्वतंत्र होता है और पद स्वतंत्र नहीं होता है। पद एक व्याकरणिक इकाई में बंधा होता है, इसलिए उसको पद बोला जाता है। वाक्य, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। ये हमारा हो गया, पूरी व्याकरण इसमें समाई हुई है। उसके बाद संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान ने दर्जा दे रखा है। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार जिस प्रकार हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस प्रकार से हम वो पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान द्वारा राष्ट्रीय दर्जा मिला था। तो ये हो गया हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। आप अच्छे से इसको सुनेंगे